A very good evening all. We are now discussing the class 10th NCERT. आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो क्लास 10th की एनसीईआरटी से लोकतंत्र और विविधता है। इस टॉपिक को समझने की बहुत गहराई के साथ आवश्यकता है और ये इसलिए भी है कि मुझे एनसीईआरटी इसलिए भी बहुत मैं प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये समस्याओं को समझने का भारतीय दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से काम किए गए और उनके क्या रिजल्ट मिले इस पर भी जो है बहुत बेहतरीन काम करके देता है। तो आइए हम लोग जो है उसी दिशा में जो है अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, बेशक जो है मैं आप लोगों को इस दिशा में लेकर के चलने की कोशिश करता हूँ और मैं पहले पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। ग्रुप में मैं पहले शेयर करता हूँ आप लोग के साथ ताकि आप लोग इसको देख सकें। मुझे थोड़ा पहले कर देना चाहिए था लेकिन जब जागे तभी सवेरा। एक्चुअली मैं ग्रुप में पहले शेयर न कर पाने की जो है बड़ी वजह ये रही थी कि परवेज से मेरी बात हुई थी तो परवेज ने ये कहा था कि मैं पूरी की पूरी 10th की एनसीईआरटी शेयर कर दूंगा, पर हम लोग जानते हैं कि परवेज जब भी कुछ कहें तो वो पूरा कभी भी नहीं करेंगे। सॉरी सर, भूल गया था मैं वो चीज। ये पहली बार से नहीं है निकल गई। परवेज, तुम कई बार ये काम कर चुके हो। तुम कमिट तो कर लेते हो लेकिन उस पर फिर आगे नहीं बढ़ पाते हो। कोई बात नहीं, तुम जरूर देश के नेता बनोगे। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि सर ये क्लास का जुमला है और हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी जो है वो मैंने जो है आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। थर्ड चैप्टर पर जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये थर्ड चैप्टर लोकतंत्र और विविधता, ये चैप्टर है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। अगर इसको आप देखेंगे आप लोग को ये दिख रहा होगा। तो लोकतंत्र और विविधता, जब इस चैप्टर को आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिको ओलंपिक की कहानी के साथ इन्होंने शेयर किया है। मैक्सिको ओलंपिक की जो ये कहानी ये शेयर कर रहे हैं ये काफी अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि नागरिक अधिकार आंदोलन की ये घटना है जिसमें 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले की ये तस्वीर सामने रखी गई है। अब देखिए तो ये तस्वीर अगर गौर से देखिएगा तो दो लोग मुट्ठी बंद तरीके से खड़े हैं। तो इसमें अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी हैं ये दोनों अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं। ये अफ्रीको अमेरिकी हैं। तो ये ऐसे क्यों हैं? इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था। तो ये पहले नंबर पर है, यह दूसरे नंबर पर है और ये तीसरे। तो दूसरा वाला जो है वो सामान्य मुद्रा में है। लेकिन जो अफ्रीको अमेरिकी हैं, अफ्रो अमेरिकी क्या होते हैं? क्योंकि ये ब्लैक कलर्स में होते हैं, काले रंग के होते हैं। तो इन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर के दोनों ने ये जताने की कोशिश की थी कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर भी डाला था जो कि अश्वेत लोगों के जो है गौरव का जो है प्रतीक है। और कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की जो है माला पहन रखी थी। ये इस टाइम को इसी टाइम बजना होता है। तो उसने कार्लोस ने जो है वहां पर मनकों की माला पहन रखी थी। जैसे कि अगर अभी भी आप रिसेंट में देखेंगे तो जब अमेरिका में ट्रंप ने राष्ट्रवाद की घटना को जब बहुत अधिक जो है उभारने की कोशिश की थी तो नतीजन क्या हुआ कि जो डोमिनेटिंग समूह वहां पर श्वेत लोगों का है उन्होंने वहां पर काले लोगों को जो है मारना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है कि एक वर्ग जो है अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था और इसके जरिए हुआ क्या है कि इन प्रतीकों और आम तौर तरीकों के जरिए जो है अमेरिका में जो रंगभेद की स्थिति है उसको उन्होंने वहां पर उभारने की कोशिश की थी।
यानी कि विरोध के जो तमाम अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों को जाहिर सी बात है कि सामने लाने की कोशिश की गई थी। और जो रजत पदक जो जीते थे ऑस्ट्रेलियाई धावक, उनका नाम था पीटर नॉर्मन। उन्होंने भी क्या किया था कि जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगा करके इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी इनका जो है सम्मान हुआ। जैसे अगर मान लीजिए कि आज भारत की स्थिति होगा, तो सोशल मीडिया कैसे कहेगा कि नहीं नहीं, ये हमारा मुद्दा है, हम लोग समझेंगे, इस ऑस्ट्रेलियाई को क्या जरूरत थी कि वो जो है हमारे मुद्दे पर पड़ा। लेकिन ये समझिएगा कि राष्ट्रीयता जो है, ये देशों की जो सीमाएं हैं, ये कृत्रिम सीमाएं हैं। जो प्राकृतिक चीज है वो तो ये है कि सभी मनुष्य हैं, तो इसलिए लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट चल रहा था, तो वहां पर बार बार लोग जो है, अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने जो है बैनर लहरा करके या फिर साइकिल रेस निकाल करके, तमाम और देशों में, यूएई में भी हुआ कि उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। या फिर इसके पहले जब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा था आज से 2 साल पहले, और वहां पर भारतीय टीम गई हुई थी, तो वहां पर जो है लोगों ने लगातार किसान यूनियन के समर्थन में, वो जो धरने पर बैठे हुए थे कृषि बिल के विरोध में, उसके लिए लोगों ने जो है तमाम तरह से जो है आंदोलन चलाए या फिर जो उसको अपना समर्थन दिया। तो जब मानवाधिकार के बारे में बात आती है, तो राष्ट्रीयता की सीमाएं फिर छोटी पड़ जाती हैं, और मानवीय जागरूक मानवीय समाज जो है वह एक साथ खड़ा हो जाता है। और ये चीज अगर आप देखेंगे तो तमाम देशों के जो है स्वतंत्रता संग्राम में देखेंगे, तो किस तरह से नेहरू ने बहुत सारे देशों में जो है वहां पर जाकर के लोगों को जो है आंदोलनों की रणनीति समझाई है, सिखाया है, जबकि भारत में उनका आंदोलन की लड़ाई खुद चल रही थी। तो इससे क्या फायदा होता है कि एक देश की लड़ाई सिर्फ वहीं के लोगों की नहीं बनी जा रही थी, क्योंकि अगर सत्ताएं, सरकार जो है वो अगर तानाशाही हुई, तो फिर उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय माहौल एक तैयार करने में मदद मिलती है। हमें याद है कि जब हम लंदन में पढ़ते थे, तो वहाँ पर अक्सर करके जब हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ जाते थे, तो हमने देखा है, या फिर जब हम पेरिस में थे तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि लोग जो है बार बार सरकारों के जो है आंदोलन, या खास तौर से जो है ये बलूचिस्तान के जो लोग थे, वो अपने यहाँ मानवाधिकारों के हनन के संदर्भ में सड़कों पर बैठ करके प्रदर्शन करते हुए मिले। इसी तरह से जब मैं जिनेवा में था, स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि चाहे रेड क्रॉस के बाहर हो या ह्यूमन राइट कमीशन के बाहर हो, तो वहां पर जो है लोग चीन में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है बड़े पैमाने पर, या राजनीतिक स्वतंत्रताएं नहीं दी जाती हैं, तो उसके विरोध लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो सवाल एक मन में उठता है कि भैया वहां पर 10 लोग बैठ करके क्या कर रहे हो? वो 10 लोग बैठ करके एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। 1 मिनट आप लोग जो है होल्ड करिएगा। मैं आया। हाय। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे जलन, अगर मेरी आप बात करेंगे तो वो जैसे खाना वाना खा लेने के बाद जलन की स्थिति मेरी बनी रहती है, थोड़ा पेट हैवी रहता है। पहले के मुकाबले तो कम है, लेकिन स्थिति रहती है अभी भी कि वो थोड़ा जलन वलन होना शुरू हो जाता है। और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन तो बना ही रहता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक ठीक है।
हाँ, वो माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी, उसे अटेंड करना ज़रूरी था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वो चंद लोग ही क्या कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का जो है उस पर दबाव बढ़ता है और ये इसका असर पड़ता है। तो मैं बलूचिस्तान का उदाहरण दे रहा था कि बलूचिस्तान के खिलाफ लोग जो बैठे हुए थे, या चीन में मानवाधिकार के जो उल्लंघन होते हैं उनके खिलाफ लोग बैठे हुए थे। तो तमाम जगहों पर ऐसे लोगों से इंटरेक्शन करने का मुद्दा मिलता है, या फिर छोटे छोटे समुदाय में लोग बैठे होते हैं। तो लगातार इस तरह की सीरीज चलती रहती है। तो क्या, अब सवाल ये उठता है कि जैसे उन देशों को मैंने पहले भी ये बताया हुआ था कि क्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाना चाहिए। अगर आज का व्हाट्सएप का जो है युग होगा तो वह क्या बोलेगा, व्हाट्सएप का युग बोलेगा कि अरे ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है, तो तुम इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय समाज पर ले जाकर के देश की छवि को क्यों धूमिल करना चाहते हो। वस्तुतः इससे देश की छवि धूमिल नहीं होती है, बल्कि देश उतना उसकी अच्छी छवि होगी जितना अधिक की उसके अंदर मानवाधिकारों का, उसके अंदर सभी समाजों का सम्मान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप अपने देश में अपने राज्य के अंदर लोगों को प्रताड़ना करेंगे तो वो खबर यहीं पर छिपी रहेगी। जैसे चीन ने अपने यहाँ से बाहर जाने वाली या खबरों को बाहर ले जाने वाली जितनी भी माध्यम हैं उनको जो है उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो खबरें हमारे पास आती ही रहती हैं। तो इससे चीन की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नहीं बन रही है, बल्कि और बुरी बन रही है। लेकिन तमाम देशों में, अगर अमेरिका में या कहीं पर भी अगर दिक्कत है, लोग उसको उठाते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी वो उसमें सुधार करते हैं तो उसकी छवि बेहतर बनती है। अब तीसरा है कि पीटर नॉर्मन जो है वह अमेरिकी भी नहीं है, अश्वेत नहीं है, तो वे इस विरोध में शामिल क्यों हुए। क्या उनका जो है हरकत आप जो है उचित ठहराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध माना था और उनके पदक उनसे वापस लिए गए, और नॉर्मन को भी जो है सजा मिली और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें अपनी टीम में फिर आगे जगह नहीं दिया। इसका खामियाजा जो है, इसी तरह से अगर देखेंगे तो जिम्बाब्वे के एक बहुत अच्छे बॉलर हुआ करते थे और उनका नाम था हेनरी ओलांगा। मुझे लगता है कि शायद 2007 का ओलंपिक क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तब वनडे केवल हुआ करता था, 4 साल में एक ही जो है वर्ल्ड कप होता था। अब तो ये 2020 की वजह से इतने वर्ल्ड कप होने लगे कि वर्ल्ड कप की कोई वैल्यू नहीं लगी। कोई वर्ल्ड कप ऐसे लगने लगा जैसे कोई आम टूर्नामेंट हो, मजा ही खत्म हो गया उसका। तो शायद 2007 का था या 2003 का था, मैं एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। 2011 तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 2011 तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो उस वर्ल्ड कप में क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर को हेनरी ओलोंगा ने अपनी एक बाउंसर पर आउट कर दिया, ये इसलिए बड़ा याद है। और उसके बाद उन्होंने इस कदर जश्न मनाया, और उसके बाद जो है एक मैच होना था, और उसमें सचिन तेंदुलकर के पिताजी की शायद डेथ भी हुई उसी समय। और सचिन तेंदुलकर अचानक से इंडिया वापस आते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह करने जाते हैं, और इंडिया जो है कोई मैच होता है और फिर उसमें हार जाती है। तो सच हेनरी ओलांगा ने का ये स्टेटमेंट वो गलती से बोल जाते हैं, हालांकि उनका ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, कि सचिन के, उनका ये कहना था कि सचिन के वापस जाने से उनको ये लगा कि अब वो मैच बहुत अच्छा जो है जिम्बाब्वे के लिए चांस है। लेकिन वो स्टेटमेंट इस तरह से रहा कि जैसे उन्होंने ये बोला कि सचिन के पिताजी की मौत की खबर सुनने की वजह से उनको बड़ा अच्छा फील हुआ। अगले मैच में जैसे ही हेनरी ओलोंगा आते हैं, इतना पटक पटक के सचिन ने उनको मारा है कि मतलब उस समय आप 2020 का तो मैच भूल जाइए, सूर्य कुमार यादव वगैरह भूल जाइए, जितनी बुरी मार हेनरी ओलोंगा को सचिन तेंदुलकर ने मारा था। मतलब कोई ऐसा ओवर नहीं हेनरी ओलोंगा का गया होगा जिसमें छक्का ना पड़ा हो। और
हालांकि हेनरी ओलोंगा उसमें इतने अच्छे बॉलर थे कि अपने बॉलिंग के दम पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों को उन्होंने हराया था उनके देशों में। लेकिन हेनरी ओलोंगा वो ब्लैक थे और उस समय जिम्बाब्वे में वाइट बनाम ब्लैक की लड़ाई चल रही थी, अश्वेत और श्वेत की लड़ाई चल रही थी, और उसमें अश्वेतों का पक्ष लेकर के सरकार की आलोचना उन्होंने की थी। और उनका ये कहना था कि श्वेत और जैसे कि जब ब्लैक्स की सरकार जिम्बाब्वे में आई तो उसने जो वाइट्स थे उनके खिलाफ भी एक दमन चक्र चलाया, उनकी संपत्ति छीना। तो हेनरी ओलोंगा ने उसका विरोध किया। अंततः हेनरी ओलोंगा को कुछ ही मैचेस के बाद अपना जो है, आप लोग पढ़िएगा हेनरी ओलोंगा, आप लोग के लिए अच्छा केस स्टडी हो सकते हैं। तो हेनरी ओलांगा को अपना जो है कैरियर छोड़ देना पड़ा, क्रिकेट छोड़ देना पड़ा, और हेनरी ओलांगा जो है विदेशों में चले गए। वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक वो कमेंट्रेटर के तौर पर हेनरी ओलांगा ने काम किया, और अब शायद वो कुछ छोटा मोटा काम करते हैं अपनी जीवन याचिका के लिए, जीवन यापन के लिए। तो हेनरी ओलांगा ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने देश को जो है में होने वाले जो तमाम तरह की प्रताड़ना होती हैं अन्य समुदायों के ऊपर, उस पर उन्होंने जो है बोला। तो उनको भी जो है काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है कि जब इस तरह के सेलिब्रिटीज आवाज उठाते हैं तो दुनिया का ध्यान जो है उस तरफ जाता है। और ये जो दो हमने प्लेयर्स के बारे में अभी बात की थी, तो ये दो प्लेयर्स हमारे कौन कौन से थे जिनके बारे में हमने बात की थी। तो आपका जो है एक स्मिथ और दूसरे जो थे कार्लोस। तो स्मिथ और कार्लोस सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में इनका अभिनंदन किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी जो है मौत हो गई। 2006 में नॉर्मन की जब डेथ हुई थी तो स्मिथ और कार्लोस उनके ताबूत को जो है कंधा देने भी गए हुए थे। इसी तरह से अगर आप लीजिएगा तो जो दलितों के ऊपर तमाम तरह की एट्रोसिटीज होती हैं उसको भी लेकर के 2006 में 2001 में डरबन में संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला जो है कुछ दलितों ने किया। इस पर 3 प्रतिक्रियाएं हैं, ये तीनों प्रतिक्रियाएं आप देखिएगा। अमनदीप कौर जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हमारे, अब देखिए सरकारी अधिकारी सरकार किस तरह से उस बयान को देखती है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूं। ये इनका कहना है कि दलित एट्रोसिटीज जो हैं 2001 में, हम लोग 2022 में 21 साल बाद हम देखते हैं कि कितनी तरह के एट्रोसिटीज हैं। अभी कोविड के पीरियड में भी देखा गया था कि दलितों को जो है उनका शव नहीं जलाने दिया जा रहा था। कानपुर में जो है वो किस तरह से जो है उनकी शव यात्रा को रोका गया। किस तरह से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में ही जो है एक दलित को गोली मार दी गई थी क्योंकि वो घोड़ी से चढ़ करके अपनी बारात लेकर के जा रहा था, उसकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट। और तमाम तरह के कितने सारे एट्रोसिटीज हैं। अभी जो है एक बच्चे को जो है पानी पीने के जुर्म में गोली मार दिया गया। तो बहुत तरह की जो है एट्रोसिटीज रही हैं। तो ये चूंकि अधिकारी हैं तो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूं। तो क्या स्मिथ और कार्लोस का भी जो है कहना गलत था? क्या हम इसी तरह से कहेंगे कि बलूचिस्तान वाले जो बैठे हुए हैं वो भी गलत कर रहे हैं? क्या चाइना में मानवाधिकार वाले जो बैठे, तब तो हमें लगता है कि नहीं वो लोग सही कर रहे हैं, बताइए वो लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी अपनी कमजोरियां सामने आती है तो सरकार का जो है रवैया क्या है इसको लेकर के, वहीं पर समाज शास्त्री कहते हैं, वे कहते हैं कि जाति और नस्ल जैसा सामाजिक विभाजन नहीं है, एक जैसा नहीं है। और मैं इसके खिलाफ हूं। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। तो ये कहते हैं कि जातिगत आधार पर जो है जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है वह अलग किस्म का है और नस्ल वाला अलग किस्म का है।
इसलिए दोनों को एक ही मंच पर लाना गलत है, ये ओइनम है। ये भी जो है समाजशास्त्री हैं। लेकिन वहीं पर अशोक है, वो कहते हैं कि किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है, यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाजशास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का जो है मसला जरूर उठना चाहिए। तो तीन अलग अलग दृष्टिकोण हैं। अब अगर आपको कोई एक चुनना हो तो आप तीनों में से किस एक पक्ष को ज्यादा जो है चुनना पसंद करेंगे? आप लोग का जो है रुख क्या है, आप बताएं। महेश कुछ कहना चाह रहे थे, महेश पहले आप बोलिए। सर आपने बता दिया पहले। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? अशोक का मुद्दा सर सही है। किसका? अशोक सर, अशोक है सर जो। ये कौन बोल रहा है? सर मैंने जो बोल रहा हूँ। अशोक की बात को आप सही मान रहे हैं? जी सर। ओके। तो आपको लगता है कि जाति और नस्ल एक ही जैसा भेदभाव है? जी सर, दोनों सर एक ही है सर। भेदभाव सर जाति को चाहे सर नस्ल को, दोनों सर सेम है कहीं पे। अच्छा, कोई इनसे भिन्न राय भी रखता है? सर तीनों अपनी जगह पे सही है। क्या कह रहे हो? सर तीनों अपनी जगह पे सही है। तीनों अपनी जगह, ये सार्थक बोल रहे हैं? नहीं, गजानन। गजानन। नहीं, तीनों में से किसी एक राय को चुनना होगा तो आप किसके साथ जाएंगे? तो फिर सर अशोक के साथ। अशोक के साथ जाएंगे, मतलब आप जी वहीं पर जा रहे हैं। जी। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के सबकी जो है धारणा एक ही तरफ है, अलग अलग जो है हम लोग नहीं मान रहे हैं, है ना? आइए जो है हम लोग और जो है इसमें जो है एक जो है ब्लॉग दिया हुआ है और इसमें कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज़्यादा समानता रखती हैं। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जाएगा? अगर कोई कह दे कि नहीं, पाकिस्तान में जो है वो लड़कियां ज़्यादा जो है समानता का अधिकार रखती हैं, तो क्या ये कहना, ऐसा कहना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा? अब आइए समानता और नहीं सर। समानता और विभाजन पर बात करें। हाँ ठीक है, ऐसा जो है राष्ट्र विरोधी, लेकिन आज की व्हाट्सएप की दुनिया मान लेती है। पर यह है कि जहाँ जो अच्छा है उसको स्वीकार करना चाहिए, अगर हमारे अंदर कुछ बुराई है तो हमें जो है उसे भी स्वीकार करना चाहिए। अब इसका जो दूसरा हिस्सा ये लेकर के चल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो उस पर भी जरा जो है नजर इनायत करते हैं। तो ये कहते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में अगर देखा जाए तो वहां पर भी क्षेत्रीय और सामाजिक जो है समस्याएं मौजूद थी। दोनों के उदाहरण हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। बेल्जियम में लोगों के बीच में भाषाई डिफरेंसेस थे, श्रीलंका में भाषा क्षेत्र दोनों ही स्तर पर डिफरेंसेस थे। लेकिन दोनों के डिफरेंसेस चाहे जिस आधार पर लें, चाहे आप भाषा के आधार पर कहें, चाहे नस्ल के आधार पर कहें, चाहे जाति के आधार पर कहें, चाहे धर्म के आधार पर कहें, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो एक प्रकार की जो है या जीव शास्त्रीय आधार पर आप कह दें। सबका अंतर अंततः सामाजिक विभाजन के तौर पर दिखाई देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा विभाजन तुम्हारे विभाजन से बेहतर है। अब ये कहते हैं कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती कैसे है। तो कहते हैं कि सामाजिक विभाजन सामान्यतः जन्म के आधार पर होता है, और ये अलग बात है कि हम किस सामाजिक वर्ग में पैदा होते हैं, इस पर हमारा कोई जो है वश नहीं है।
लेकिन हमेशा जो विभाजन होता है वह शारीरिक जन्म के आधार पर हो, यह हमेशा जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे जन्म पर न होकर के अन्य आधारों पर भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने क्या विषय पढ़ा हुआ है, जैसे कि बहुत लंबे समय तक ये होता था कि आर्ट्स पढ़ने वालों को समाज में उतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितनी कि साइंस पढ़ने वालों को मिलती थी। आपने प्रोफेशन क्या अपनाया है, अगर आपने पंचर बनाने का काम अपना लिया है तो आपको जो है कमेंट में जो है रखा जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा। आप मोची का काम ले लीजिए, मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन उसके उलट जो है, आप डॉक्टर इंजीनियर जैसा पेशा बना लीजिए तो आपको सम्मान की नजर से देखा जाएगा। किसी के घर के नौकर बन जाइए तो मजाक हो जाएगा। जो है सरकारी नौकर बन जाइए तो जो है आपका सम्मान बढ़ जाएगा। इसी तरह से कैसा खेल खेलते हैं ये भी जो है बड़ी जो है विवादास्पद चीज हो जाती है कि कई बार इसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। अब इसी तरह से ये कार्टून भी है। क्या इस कार्टून का अर्थ आप सही से बता सकते हैं कि क्या है? कोई भी इस कार्टून का अर्थ बता सकता है? सर मनुष्य स्वयं का निर्माता है। नहीं। हाँ प्रीति बताओ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर इसमें ये दिखाया है जैसे श्वेत लोगों का अश्वेत पर प्रहार, इस तरीके से। पूरा मीनिंग श्वेत इसका और डिटेल में समझाओ। श्वेत लोग जो मतलब, और श्वेत और अश्वेत के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसका मतलब वैसा ही लग रहा है उसमें। है? श्वेत और अश्वेत में भेदभाव, मतलब श्वेतों द्वारा जो अश्वेतों का के अधिकारों का हनन या हाँ फिर। ये कुछ हद तक सही है, पूरा जो है करेक्शन नहीं है। कुछ और भी जो है इसको डिटेल कर सकते हो। सर मुझे लगता है कि श्वेत और अश्वेत मिलके राष्ट्रीय एकता का निर्माण करते हैं, और अश्वेत और ये जो सामाजिक भेदभाव के कारण जब श्वेत एक अश्वेत को दबाने की कोशिश करता है तो उससे राष्ट्रीय एकता नष्ट हो जाती है। और थोड़ा जो है इस पर जो है अकल लगाइए। हर बार जब ये आप लोग राष्ट्रीय बोल रहे एकता हैं की तो जगह पहले के मुकाबले बेहतर होता चला जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो और बेहतर होगा। राष्ट्रीय एकता की हत्या की जगह इंसानियत की हत्या ज्यादा बेहतर शब्द है वैसे। थोड़ा और, थोड़ा और ये पहले जो है एक वो आया था कोई पाकिस्तानी जो है टीवी एंकर थी, तो कोई वो कॉल पर जो है कोई बंदा उसकी तारीफ कर रहा था तो वो लगातार बोलती है थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा और बताएं और बताएं, तो वो अंत में उसको जो है खूब कायदे से सुनाई देता है। तो मुझे भी लगभग वही फील आ रही है। और आप लोगों ने देखा होगा शायद कभी इसको जो है, वो पाकिस्तानी जो है कोई वो है दुबली पतली सी एंकर वो करती है। हाँ मैं खुशी जो है आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद महेश आपके पास आऊंगा। खुशी। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वो सर इसमें ये सोने का कोशिश कर रहा है या फिर उसे नीचे रखने का कोशिश कर रहा है, खुद ही अपने आप को उससे ऊपर समझ रहा है। नॉट एग्जैक्टली खुशी, कोशिश अच्छी है। महेश। सर इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि सभी किस्म के सामाजिक विभाजन जो है जन्म आधारित नहीं होते हैं, तो ये उसी को दर्शा रहा है कि बाद में हो रहे हैं ना आपस में जब नहीं देखो इसको भेदभाव हो कैसे रहे हैं। समझना चाहिए, पहले तो जी शरीर का एक हिस्सा, ये खासतौर से विदेशों में जो श्वेत और अश्वेत के बीच का विभाजन है उस पर है नंबर एक। दूसरे एक बॉडी है, यानी कि समाज में श्वेत और अश्वेत ठीक उसी तरह से है जैसे शरीर के
दो हिस्से होते हैं कि एक ही शरीर में दो भाग हैं और एक श्वेत है एक अश्वेत है, लेकिन एक भाग दूसरे भाग को काट के रख देना चाहता है, उसे समाज से काट देने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर देखिए कुल्हाड़ी से वो काटने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रही है बात? और तीसरा, ऐसा करने के लिए आपको दिमाग रहित होना जरूरी है। ऊपर से देखिए सर गायब है। तो जब समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है या उसे मुख्य धारा से काट देने की कोशिश करता है, तो ऐसा समाज कैसा होगा? तर्क रहित समाज होगा। अभी क्लियर आ रहा है? जी सर। आप लोगों ने वो सर विहीन जो है हिस्सा नहीं देखा ना? सर मुझे लगा कि ये एक कुल्हाड़ी मार चुका है जिसमें उसका सर उड़ गया, इसलिए मैं एकता की मतलब ये वो राष्ट्रीय भी एकता एक कहते हैं, एक्सप्लेनेशन हो इंसानियत सकता है कहता कि है। एक्सप्लेनेशन कई डायमेंशंस में हो सकता है, पर मुझे लग रहा है कि दिस एक्सप्लेनेशन इज मच बेटर। सर इतना छोटा यस सा सर, ये बोन था ज्यादा ना, बेहतर मुझे सर। लगा क्या कह इतना रही है छोटा बेटी? सा। सर मुझे लगा इतना छोटा सा सर है। सर इसमें क्या ऐसा कह सकते हैं कि समाज ने खुद का सिर ही मतलब अपना जो मेन वो था, क्या कह सकते हैं, मेन पार्ट था वो काट दिया, उसके बाद वो अपने समुदाय को श्वेत और अश्वेत में विभाजन करके और उसको श्वेत लोग हैं वो मेन अश्वेतों को पार्ट काट रहे काट हैं। डाला। मेन पार्ट कौन सा होता है? मेन पार्ट तो अलग अलग जो प्रसंग में अलग अलग होगा ना। कि सर दिमाग वाली चीज, दिमाग ही दिमाग उठा बोलो दिया। ना, मेन पार्ट क्यों बोल रही हो? मेन पार्ट तो हर जगह अलग अलग सेंस में लिया जाएगा, सॉरी सर। है ना? जैसे अगर कर्म करने के लिए माने तो मेन पार्ट हाथ हो जाएगा, अगर हमें गति दिखानी है तो मेन पार्ट पैर हो जाएगा, अगर हमें जो है कोई भुक्खड़ दिखाना हो तो पेट हो जाएगा। तो मेन पार्ट क्या होता है? मतलब सर नियमों को तो वो मतलब क्लियरिटी आनी। नियंत्रित चलो तुम नियम हो समझ सकते हैं। ठीक रही हो, पर क्या समझा भी ठीक रही हो? अब तुम नहीं जैसे सर। तुम मेन पार्ट बोली, तुम यहां पर जितने लोग हैं तुम सोचो कि सबने क्या अर्थ लिया होगा। सबने मेन पार्ट का अलग अलग अर्थ लिया। मैं सही बोल रहा हूं ना सभी लोग? सॉरी सर। सॉरी सर का यस सर, मतलब सॉरी सर। फिर देखो अब अगली गलती कर रही हो। सॉरी की गलती जरूरत नहीं है। तुमने मेन पार्ट बोल करके गलत नहीं किया, लेकिन मेन पार्ट प्रसंग में अलग अलग इस्तेमाल होगा। ओके सर। ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि हमारी जो टकराव होगी वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी। ये थोड़ा सा, हाँ। तो ये कहते हैं कि सामाजिक विभिन्नता जो होती है वह सामाजिक विभाजन का रूप ले, यह जरूरी नहीं है। हर बार विभिन्नता विभाजन को पैदा करे यह आवश्यक नहीं है। विभिन्नता कई बार एकता का भी रूप धारण कर सकती है। जैसे पुरुष और नारी विभिन्नता है, लेकिन समाज को ही आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों एक साथ चलें। ठीक है। तो ये कहते हैं, इस अगली लाइन में कहते हैं कि विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच में पुल का भी काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं, जैसे कि नॉर्मन ने कार्लोस और स्मिथ का साथ देकर के किया था। और इसी तरह से एक धर्म के मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उस धर्म के अंदर भी उनकी जाति और उनका पंथ अलग अलग होता है। अब मुहर्रम के मौके पर देख लीजिए, शिया और सुन्नी आपस में टकरा गए। तो धर्म के नाम पर भी, जैसे आजकल जो है बीजेपी बड़ा बढ़िया गेम खेल रही है राजनीति में, वह क्या कर रही है कि मुसलमानों के ऊपर लगातार अटैक करती है।
यहाँ तक कि आप देखिए तो उनके जो प्रवक्ता हैं वो पता चलेगा कि जो मोहम्मद साहब की वाइफ हैं उनके बारे में भी अनाप शनाप जो बोलेंगे, मोहम्मद साहब के बारे में भी जो है बोलेंगे। कई बार वो ईद क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी जो है बड़ा बेहुदा सा तर्क करेंगे कि कोई भी मुसलमान आज तक मुझे नहीं बता सका कि ईद क्यों नहीं मनाया जाता। अरे यार मुझसे पूछ लो, मैं बता दूं ईद का लॉजिक क्या है। तो वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है आक्रामक बने हुए हैं। लेकिन वहीं पर अब वो पसमानदा समाज को लेकर के, पसमानदा मतलब पिछड़ा वर्ग जो है मुसलमानों का, जो थोड़ा सा जो है बौद्धिक है, तो उसको लेकर के जो है वो उसको प्रमोट करना शुरू करती हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब क्या पसमानदा समाज ये मान करके चलेगा कि चंद राजनीतिक लाभों के लिए वह इस्लाम के अपमान को जो है भूल जाएगा। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि दो जो है वह एक ही समाज में, एक ही धर्म के बीच में वह जो है अलग अलग पंथ जो है वह तैयार कर दे रहे हैं। तो इस तरह से ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसी से हिंदुओं में भी आप देख लीजिए, दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई बहुत लंबे समय तक रही है। किसी जमाने में कांसीराम ने नारा ही बुलंद किया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो इस तरह से जो है वो कर देते हैं। अब हिंदुओं में भी एक ही वर्ग में भी काफी जो है संघर्ष होता है। दलित में भी कम दलित और ज्यादा दलित किस्म के लोग मानते हैं। ऐसा नहीं कि दलित में अगर उत्पीड़न हुआ है तो दलित वो किस आधार पर शिकायत करते हैं कि सवर्णों ने दलितों को दबाया है। लेकिन दलितों में भी जो विभिन्न जातियां वो आपस में एकजुट नहीं है, बल्कि एक जाति दूसरे जाति से अपने आप को श्रेष्ठ मानती है और उनके साथ वो रोटी बेटी का संबंध नहीं रखना चाहती। तो एक ही परिवार में भी जो है अमीर और गरीब के बीच में संबंध नहीं होते, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं। तो समाज में विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन विभिन्नताएं हर बार विभाजन का रूप ले लें यह आवश्यक नहीं है। अगर हम इसको लेकर के देखें तो अमीरी गरीबी का भेदभाव भी बहुत अधिक है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह के लोगों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सभी धर्मों में अगर आप देखिए तो हिंदू मुसलमान की जो है ये लड़ाई चलती ही रहती है ना। तो दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, और लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमों में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में अगर देखा जाए तो वहां पर जो है काफी जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की जो लड़ाई बटी हुई है और उनके बीच में संघर्ष होता है। वहीं पर नीदरलैंड में धर्म और वर्ग का ऐसा जो है लफड़ा नहीं दिखाई देता है, इसलिए वहां पर अपेक्षाकृत अधिक शांति बनाई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही वहां पर अमीर और गरीब दोनों हैं। तो इस तरह से जहां पर इस तरह का भेदभाव दिखाई देगा वहां पर जो है संघर्ष चलेगा। तो इस तरह से ये कहते हैं कि लगातार जो है समाज में जो है भेदभाव दिखाई देता है। क्या एक ही समाज में जहां पर कि एक ही तरह के, जैसे कि कभी किसी जमाने में हम कह सकते थे कि स्वीडन और जर्मनी जैसे समाज काफी शांति प्रिय माना जाता था, लेकिन वहां पर एक तरह के ही समाज में होने के बावजूद भी संघर्ष दिखाई देते हैं। और अब तो बाहर से जाने वाले लोगों ने स्वीडन और जर्मनी में भी वहां के समुदाय को एक जैसा समुदाय नहीं रखने दिया। मैं आप लोग को एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं। इस समय पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हिंदू और मुसलमान, खासतौर से हिंदुओं की संख्या लगभग सभी देशों में तेजी से बढ़ रही है। यहां तक कि अगर हम देखें तो खाड़ी देशों में हिंदू की संख्या तकरीबन 10% के आसपास चली गई है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या जो है वो पूरी आबादी में 3% के आसपास पहुंच गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सभी देशों में ऐसा बढ़ रहा है। ब्रिटेन में आज की तारीख में एक जो है हिंदू जो है वहां का प्रधानमंत्री बन जाता है।
तो ये भी चूंकि वहां पर पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, इसी तरह से कनाडा वगैरह में आप देखिए, अमेरिका में भी आज जो है एक इंडियन ओरिजिन की महिला जो है वहां की जो है वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि ये लोग कभी इंडिया को फेवर नहीं करेंगे, ऋषि सुनक और कमला हैरिस, बल्कि ये लोग अपने आप को प्रो अमेरिकन दिखाने की या प्रो ब्रिटिश दिखाने के चक्कर में ये उल्टा इंडिया के साथ और कड़ा व्यवहार करेंगे, ताकि इनके ऊपर कभी भी जो है सॉफ्ट इंडियन होने का जो है आरोप ना लगने पाए। और ऐसा कमला हैरिस के बयानों से और ऋषि सुनक के बयानों से आप लोगों ने पहले भी देख रखा है। तो दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब के सब बहुसांस्कृतिक जो है होते चले गए हैं। अब मैं इस इमरान की कहानी को छोड़ रहा हूं। अब ये कहते हैं कि बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, ये तीनों जगह की कहानी को लेकर के चल रहे हैं। तो कहते हैं कि रोमानिया में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, तो उसे कहता है कि उसे योर्दांका मिली थी। योर्दांका नाम है एक लड़की का, जो बुल्गारिया में नर्स थी, और कहती है कि नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना नहीं कर सकते, पर ये जो रोमानिया के लोग हैं वो बहुत गंदे लोग होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा सा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठ करके हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में रखते हैं तो जुबान बंद रखना जानते ही नहीं। ये क्या यूपी बिहार वालों के बारे में बात कर रही है? वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं, दीवारों पर थूकते रहते हैं, धैर्य उनमें होता नहीं, वे डॉक्टरों को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। अब देखिए उसका जो प्रॉब्लम क्या है, काली चमड़ी, उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीब व गरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोग तरह क्यों नहीं रहते? फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इनमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते हैं। ये आपको नहीं लगता कि ये जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई नेता जो है वह भारत में जो है हिंदू मुसलमान के बीच के डिफरेंस पर बोल रहा हो? लगभग इसी तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। तो महाश्वेता जो है वो कहती है कि हाँ, ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती हैं। यानी कि अपने देश में भी इस तरह का जो धार्मिक आधार पर बयान बोला जाता है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कपड़े देख करके दंगाइयों को पहचानिए। यानी कि उन्होंने स्टेटमेंट को किस तरह से पूरे देश में बहुसंख्यक स्टेटमेंट को भड़काने की कोशिश की थी। ये और इस तरह की हरकत हम ये कह सकते हैं कि ये देश तोड़ने की हरकत है। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाले रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया कि जब वो 18 साल की थी तो अस्पताल में उन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया। उनके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। वह अस्पताल में थी पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने के लिए नहीं आया। अब जिस रोमानिया की वो तारीफ कर रही थी कि बुल्गारिया के लोग बहुत गंदे हैं, अब रोमानिया के लोगों का देखिए कि रोमानिया के लोग भी जो है पैसों से जो है कम है, ठीक है, लेकिन बुल्गारिया के लोग था कि पूरा का पूरा समाज एक व्यक्ति की केयर करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन रोमानिया के लोगों को कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर वहां की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर बोली कि लीजिए, एक और अपराधी पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ व्यवहार होने के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच कराएं तो पहले नहा कराओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठा करके खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में ना जाना ही अच्छा है। महाश्वेता और गणेश की बातें
महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी। गणेश, इन चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जानने की जरूरत क्या है? यह रोमानिया और बुल्गारिया की कहानी नहीं है। रोमानी लोगों की दास्तान जरूर है, लेकिन ये सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराध घोषित लोगों के साथ यही व्यवहार तो होता है। तो अगर आप देखिए तो जो दुनिया के अन्य देशों में होता है, इसलिए कभी भी आप आंसर राइटिंग करिए या बात करिए तो ये ऑप्शंस आपके सामने होने चाहिए कि जब आप भारत के बारे में बात करें तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में इस तरह का विभेद होता है। तो एक ही चीज को केवल एक परसेप्शन से देखने के बजाय ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसे जो है अलग अलग परसेप्शन से देखने की कोशिश करें। अब ये कहते हैं कि किसी भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ना हो। यह आदर्श स्थिति है, सभी लोग मनुष्य मात्र बन करके रहें। लेकिन कहते हैं कि लेकिन ये संभव तो है नहीं। तो कहते हैं कि अगर सामाजिक परिस्थितियों का अंतर भी है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल अख्तियार भी करेंगे। यानी कि अगर विभाजन है तो हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति उससे परे हो गया। हालांकि राजनीति को उस पर वोट बैंक क्रिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर राजनीति ऐसे मुद्दों को उठाती भी है तो उसे पर्याप्त संवेदनशील होना होगा। अलग अलग समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली, अब यहां से आपको जो है लाइन तैयार रखनी होगी। ये जो पूरी की पूरी लाइन है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों की जरूरतों को पूरा करने वाली, ये पूरा स्टेटमेंट जाना चाहिए करना तथा विभिन्न समुदायों से अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दीजिए, उनके लिए नीतियां बनाइए। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी दल के दूसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति में बदल जाती है। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं। जैसे आपके अपने भारत में ही देख लीजिए, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जो है ओवैसी वाली पार्टी है, AIMIM। तो दोनों के बीच का जो क्या है कि ओवैसी को सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं, मोदी को सिर्फ हिंदू दिखाई देते हैं। इनमें से किसी को भी, इन दोनों ही एक आंख के लोगों को पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखाई देता है एक साथ। तो कहते हैं कि सबकी परिणति जो है देश के विखंडन के रूप में नहीं होती, लेकिन पर यह भी जरूरी नहीं कि इनका परिणाम कभी देश के, यानी कि इस तरह की राजनीति देश को तोड़ भी सकती है। जैसे कि किसी समय में जिन्ना की राजनीति ने की, किसी समय में हिंदू महासभा की राजनीति ने यही काम की,
और वर्तमान दौर में भी लगता है कि अगर इस तरह की राजनीति चलती रही तो हम एक और विभाजन के कगार पर आ जाएंगे। ये कहते हैं कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है, यानी कि सामाजिक विभाजन की राजनीति क्या लेगी, या 3 चीज पर। पहली चीज है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना है, इसको जो है आप लोग अंडरलाइन करिएगा। अगर लोगों के बीच में अपनी पहचान की तीव्र भावना हुई और ये भावना इस कदर बढ़ जाए कि वह औरों के साथ आपको ना बैठने दे, हिंदू हिंदू होकर के, मुसलमान मुसलमान होकर के अगर बैठ जाए, तो हिंदू जो है वह मुसलमान से भेद करने लगे और मुसलमान हिंदू से भेद करने लगे, तो समाज पूरी तरह से जो है खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना असंभव है। यही चीज हमारे यहाँ भी, जैसे आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था और उस न्यूज में क्या था कि दिल्ली में आफ्ताब नाम की एक व्यक्ति ने श्रद्धा नाम की एक लड़की को जो है, जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, उसको 36 टुकड़ों में बांट दिया। अब तब से लगातार श्रद्धा को ही, जो श्रद्धा नाम की लड़की, उसी को ब्लेम कर रहे हैं लोग कि जब श्रद्धा जो है विश्वास को छोड़ करके आफ्ताब के साथ जाती है, वो अखंड खंड में बढ़ जाती है। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं, गलत है, बहुत गलत है, और खासतौर से इसमें अपराध, आफ्ताब को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इसको धार्मिक रंग देना इसलिए गलत है क्योंकि इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले देहरादून में जो है, उत्तराखंड का जो देहरादून है, वहां पर एक इंजीनियर ने अपनी बीवी को कई टुकड़ों में बांट करके काफी दिन तक फ्रीजर में रखा था और उसके बाद उसके एक एक टुकड़े को उसने सेटल करने की कोशिश की थी। और यही चीज जो है आफ्ताब ने भी की। तो जो, और देहरादून में जो हुआ था, वो लड़का लड़की दोनों हिंदू थे क्योंकि दोनों की जो है अरेंज मैरिज थी। तो कब किसके अंदर जानवर जाग उठेगा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि अगर उनका लड़का या उनकी लड़की किसी के साथ खुश है तो उनके लड़का या लड़की को पूरी तरह से जो है काट नहीं देना चाहिए अपने आप से। जैसे श्रद्धा के साथ क्या हुआ कि उसके परिवार वालों ने आफ्ताब के साथ जाने पर पूरी तरह से जो है उसके साथ संबंध तोड़ दिया था। ये बात अलग है कि बाद में पिता ने ही जो रिपोर्ट कराई। और ना ही लड़के लड़कियों को चाहिए कि वह अपनी सामाजिक परिस्थितियों से अचानक से पूरी तरह से कट जाएं, क्योंकि आप जिसके साथ भी ट्रस्ट कर रहे हैं, और ट्रस्ट करते समय भी अगर आप किसी के साथ प्रेम में भी पड़ते हैं, तो अपनी सामाजिक परिस्थितियों को आपको देखना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है मनमाने तरीके से जो है कि आप किसी के साथ हैं, आपको प्रेम हो गया और फिर उसके परिवार की, उसके समाज की क्या स्थिति, उसको देखे बगैर सिर्फ आप अपने हार्मोन्स की सेटिस्फैक्शन के लिए आप दौड़ते रहे, तो यह गलत है। व्यक्तिगत प्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व के मध्य एक संतुलन हमेशा बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। आज के समाज में क्या हो गया कि पहले के समाज में सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरी तरह से दबा देने की कोशिश की जाती थी। इसी में जो है ऑनर किलिंग वगैरह भी की गई। आज इसका रिएक्शन एक अलग तरीके से देख रहा है कि व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए या व्यक्तिगत चाहत के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया जाता है। मेरा यह मानना है कि व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व के मध्य एक संतुलन बनाना चाहिए। तो यह बात मैं इसलिए भी कह रहा था क्योंकि हमने हर अपराध को हमने हिंदू मुसलमान का रंग बहुत तेजी से दे दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारी याददाश्त शक्ति इतनी कमजोर है कि शायद ही आफ्ताब श्रद्धा की इस कहानी में आपको जो है देहरादून वाली घटना शायद ही किसी को याद आई होगी। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सबको याद आया होगा कि वहां पर ये घटना हो चुकी है पहले, और ये जो क्राइम पेट्रोल वाले हैं उस पर जो है पूरा एक एपिसोड भी बना चुके हैं। Am I right? पता जी नहीं सर। सर। तो कभी भी हमें अपनी ही पहचान के लिए जो है इतना अधिक नहीं हो जाना चाहिए कि हम औरों से अपने आप को काट लें।
इसका जो ये जवाब देते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, यानी कि एकांगी पहचान देखते हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तो तब कोई हिस्सा नहीं होती है। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग बेल्जी अपने आप को बेल्जियम का निवासी मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हैं। तो अपनी संकुचित पहचान के मुकाबले उन लोगों ने अपने आप की राष्ट्रीय पहचान दी। जैसे कि कुछ समय पहले तक इस देश में हर कोई अपने आप को भारतीय मानता था, लेकिन अब भारतीय लोग नहीं मानते। अब तो भारतीय केवल जो कहने भर का रह गया, अब तो हिंदू या मुसलमान मानते हैं। उसी तरह से सिखिज्म में भी है, ईसाइयों में भी है, सब में ये प्रॉब्लम आ गई है। अगर कोई मुसलमान भी ये मुझसे कहे कि नहीं वो उसके अंदर ये भावना नहीं, कोई हिंदू कहे कि उसके अंदर ये भावना नहीं है, तो वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। हम सब जानते हैं कि वो सही नहीं बोल रहा है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? गजानन। हाँ सर, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में तो यही कहानी थी भाषा को लेकर। वहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच जो थी वो सिर्फ भाषा को लेकर के नहीं थी, वो सिर्फ एक आइडेंटिटी की समस्या नहीं थी, बल्कि उनकी जो जायज मांग थी बांग्लादेशियों की वह उनको नहीं दिया जा रहा था। जब जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जो है बड़ा जन समर्थन हासिल किया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाकर के, तो भी शेख मुजीबुर रहमान को जो है डाउन करके जो है वहां पर जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनवाई जाती है। तो किसी के अधिकार छीन लिए गए। उन्होंने शुरू से ये नहीं कहा कि हमको जो है पाकिस्तान से अलग कर दीजिए, वो ये चाहते थे कि उनको उनका जो है स्थान दिया जाए। जैसे कि अगर जो है ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत जाए और उसके बावजूद भी जो है उसको जो है कहा जाए कि आप जो है नहीं जो है जीत सकते, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो गलत होगा। और इसके बाद आप लज्जा पढ़िएगा तस्लीमा नसरीन। नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो का एक स्टेटमेंट है कि ये नाटे बंगाली मेरे ऊपर शासन करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि उनका हक नहीं दिया जा रहा है जी। यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक एकांगी पहचान मत बनाइए। तो ये कहते हैं कि बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, तो वहां पर दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से अगर हमारे देश में भी ज्यादातर लोग खुद को पहले भारतीय माने और फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा या समूह या धार्मिक आधार पर, तो दिक्कत नहीं होगी। तो पहला यह था पहचान की समस्या कि राजनीति विभाजन पर आधारित राजनीति का क्या परिणाम होगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि समुदायों की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। अगर समुदायों की मांग को संविधान के दायरे में रखा जा रहा है और उस मांग से दूसरे समुदाय को नुकसान ना हो, तो उन्हें मान लेना आसान है। श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग को मान रही थी, जो कि तमिल समुदाय की पहचान और हित के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में भी यही चीज हुआ कि वहां पर जो है विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना मुश्किल है। आज भारत में भी मुसलमानों को बार बार पाकिस्तान भेजने के लिए कहा जा रहा है। क्यों भेज देंगे भाई आप? तो ये क्या है, इस तरह की मांग जो है गलत है। इसी तरह से कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को हटाया गया तो वो भी गलत था, वो भी पूरी तरह से जो है नाजायज मांग थी। क्यों कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर खाली कर देंगे? तो हमें कभी भी संतुलन की तरफ रहना चाहिए। और तीसरी, राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं, और तीसरा सरकार उन पर रुख क्या लेती है। तो हमने श्रीलंका में देखा कि श्रीलंका में सरकार ने क्या रुख लिया कि बहुसंख्यकों के साथ गई। आज श्रीलंका पूरी तरह से तबाह हो गया। श्रीलंका जो है वो कहीं पर भी अब टिकता नहीं है। दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार जो है अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों को जो है पूरा किया जाए, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए, देश के लिए खतरा नहीं बनता। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है जो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम निकलते हैं, या ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश जो है वो हमेशा विभाजन की ओर ले जाती है। तो यह बहुत
गड़बड़ है। ये आपको जो है बहुत अच्छे से, यह तब तक अच्छे खेल के लिए जो है रहेगी जब तक कि इसमें आप जो है सभी वर्गों को जो है एक साथ रखेंगे। लेकिन जिस तरह से इसमें आप समझ लीजिए कि किसी भी जो है गांव में सवर्ण एक तरफ, दलित एक तरफ, देश में हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समाज में इसकी दरकन भी यहीं से होगी। तो इस तरह से सामाजिक जो है आंदोलन बटेगा या नहीं बटेगा, यह इन तीन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा हो गया। अब इस पर जो है प्रश्न बचे रह गए हैं। ये प्रश्न जो है मुझे लगता है कि आप लोग कल करके हमसे मिलिए, मुझे क्लास में ये प्रश्न न कराने पड़े। तो कल हम लोग अगला चैप्टर लेंगे लैंगिक विभाजन का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो कल उसे पढ़ा जाएगा। ऑल गुड? ओके सर। तो हम लोग जो है रात को 9 बजे फिर मिलेंगे। हाँ खुशी बताइए। सर एक वर्ड बोले थे आप, बेटी रोटी, ये मुझे समझ नहीं आया।